मरहूम शायर राहत इंदौरी का एक शेर है, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। ये शेर महज शेर नहीं है बल्कि चेतावनी है जो आपकी जिम्मेदारियों की ओर आपका ध्यान खींचता है। कई बार आसपास घट रही घटनाओं से हम ये कहकर मुंह फेर लेते हैं कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है या हमें इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन याद रखिए कि अगर आपने आज प्रतिक्रिया नहीं दी तो कल आप भी उस परेशानी का शिकार हो सकते हैं। आज जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं वो हमारे प्रदेश, देश ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए समस्या के साथ एक बड़ी चेतावनी भी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वंसल विशेष और मैं हूं आपके साथ विकास द्विवेदी। दोस्तों, आज हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी मानव तस्करी के मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। ये मुद्दा कितना संवेदनशील है ये वो भली भांति समझ सकते हैं जो इसका शिकार हुए हैं या जिन परिवारों ने इस समस्या के कारण अपनों को खो दिया। समस्या बहुत गंभीर है, इसलिए इस पर बात करना बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये मुद्दा आपके जीवन, आपके परिवार और आपके छोटे छोटे मासूम बच्चों से जुड़ा हुआ है, जिन्हें आप एक पल के लिए भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देना चाहते। इसलिए आज हम इस एपिसोड में देश दुनिया की बात करने के साथ ही इस बात का विश्लेषण करेंगे कि समस्या कितनी बड़ी है और इससे बचाव करने के लिए क्या करने की ज़रूरत है। एपिसोड शुरू करने से पहले एक और ज़रूरी बात हम आपको बताना चाहते हैं कि आज के एपिसोड में स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली तमाम तस्वीरें आपको धुंधली नज़र आएंगी, क्योंकि हमारा कानून इन तस्वीरों को स्पष्ट रूप से दिखाने की इजाज़त हमें नहीं देता। और आइए अब बात करते हैं ग्राउंड रिपोर्ट की। हमने आपको बताया कि इस दर्द की पीड़ा वही जान सकता है जिसने इस दंश को सहा हो, इसलिए हमारे बैतूल संवाददाता सत्येंद्र परिहार इन पीड़ितों के पास पहुंचे और उनकी आप बीती जानने की कोशिश की। उनकी कहानी हम आपको उनकी ही ज़बानी सुनवाने जा रहे हैं, सुनिएगा। शोषण करते हैं, इधर से ठेकेदार लेके जाता है, कमीशन अपना लेके वापस आ जाता है, मजदूरों को छोड़ दिया जाता है, ना खाने को मिलता है ना पीने को मिलता है, 24 घंटे काम कराते हैं। यहाँ से लालच दे के ले गया था पैसों का। क्या बोला था? कि आपकी 10,000 पेमेंट रहेगी, 12,000 रहेगी, तो 3 महीने का पैसा लेके वो आ गया था ठेकेदार। ना हमको 3 महीने का पैसा मिला, ना खाना मिला। पैसा मिला आपको? कुछ नहीं मिला। कहाँ काम कराता था वो? बेंगलोर में। अब वो गांव का नाम तो मालूम नहीं है। तो एक शहर का आदमी आया था, एक ठेकेदार, उसने बताया था कि बाहर कंपनियों में अच्छा काम मिल जाता है, अच्छी पेमेंट भी मिल जाती है। तो हम 5-6 लोग गांव से गए हुए थे। गांव की परिस्थिति अच्छी नहीं है, इस कारण से हम लोग बाहर गए थे काम करने। तो हम लोगों को पूना ले गया था एक फैक्ट्री में काम करने के लिए। वो आदमी ने वहाँ फैक्ट्री में ले जाके छोड़ दिया था। उसके बाद वो वापस आ गया था और वहाँ फैक्ट्री में जाने के बाद में हम लोगों से मोबाइल छीन लिए थे और हम लोगों को बाहर भी नहीं निकलने दे रहे थे। वहाँ बंधक बना के रख दिया था। वहाँ 16 से 18 घंटे काम करवाते। और पैसे देने के नाम पे क्या बोलते थे वो लोग? पेमेंट थोड़ी थोड़ी देते थे और बोलते थे कि अगले महीने देंगे, अगले महीने देंगे। तस्वीरें देखने और प्रतिक्रिया सुनने के बाद आप शायद उस दर्द और इस चुनौती की गंभीरता को समझ पाए होंगे कि ये सब कुछ कितना भयावह है। एनसीआरबी की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट में हमने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ आंकड़े निकाले हैं जो इस वक्त इस फाइल में मेरे पास हैं। हम वो भी आपको बताने जा रहे हैं ताकि आप समझ सकें कि हमारे और इस समस्या के बीच कितना फासला है। तो एनसीआरबी की रिपोर्ट क्या कहती है, अब हम आपको वो बताने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में अगर 3 साल का पूरा घटनाक्रम देखें तो इसमें 223 मामले दर्ज हुए हैं। 2017 में 87 मामले, 2018 में 63 मामले और 2019 में 73 मामले सामने आए हैं। वहीं इसके बाद हम छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, जहां 3 साल में 149 मामले दर्ज किए गए हैं। 2017 में 48 मामले, 2018 में 51 मामले और 2019 में 50 मामले सामने आए हैं। पीड़ितों में अगर हम बात करेंगे तो महिलाओं का अनुपात जो है वो पुरुषों से काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा और भी अगर बात करें तो पुलिस ने कई पीड़ितों का रेस्क्यू किया है। पुलिस की कार्रवाइयां लगातार जारी हैं और इस मामले को लेकर पुलिस काफ़ी सख्त भी बनी हुई है।
इसके अलावा अलग अलग मंतव्य को लेकर इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं, जहां अगर बात करें तो बंधुआ मजदूरी के लिए मध्य प्रदेश में 15 मामले सामने आए थे, वहीं छत्तीसगढ़ में 71 लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार हुए थे बंधुआ मजदूरी के लिए। वहीं अगर वेश्यावृत्ति की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में इस तरह के 28 मामले सामने आए हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में एक मामला ही सामने आया है। इस तरह की तमाम तस्वीरें निकल करके सामने आती हैं। अगर डोमेस्टिक सर्विट्यूड की बात करें तो मध्य प्रदेश में ऐसे मामले 0 हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में इस तरह के 12 मामले सामने आए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए फोर्स्ड मैरिज की, यानी जबरन विवाह की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 23 मामलों में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार हुए हैं लोग, जहां जबरन शादी को लेकर उनका अपहरण किया गया है या वो ट्रैफिकिंग का शिकार हुए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में इस तरह का एक मामला सामने आया है। भीख मंगवाने के लिए बात करेंगे और बताएंगे आपको कि मध्य प्रदेश में 41 ऐसे मामले सामने आए थे, जबकि छत्तीसगढ़ में सिर्फ एक मामला ऐसा सामने आया है। इसके अलावा अगर बात करें तो अन्य काम जो होते हैं, बहुत सारे कामों के लिए भी इस तरह की ह्यूमन ट्रैफिकिंग की वारदात को अंजाम दिया जाता है। तो ऐसे मामलों में मध्य प्रदेश में 109 केस और छत्तीसगढ़ में 248 केस सामने आए हैं। तो ये थे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आंकड़े। मामला बहुत गंभीर है और आम लोगों के जीवन से सीधा जुड़ा हुआ है, इसलिए हमने इस विषय पर लंबे समय से काम कर रहे विशेषज्ञ तुहिन देव से भी बात की, ताकि उनके नजरिए से भी इस समस्या को देखा जा सके। हमारे छत्तीसगढ़ में जशपुर, रायगढ़ ये जो जिले हैं और कुछ हद तक बस्तर भी, ये जिले आदिवासी बालाओं की तस्करी के लिए कुख्यात रहे हैं। जशपुर जिले के फरसाबहार, कासाबेल, बगीचा, इन विकास खंडों में उसने देखा था कि बड़े पैमाने में प्लेसमेंट एजेंसियां और पुलिस के साथ में कुछ साठगांठ करके या आदिवासी बालाओं को घर में काम दिलाने का ऑफर देकर ये दे जाती हैं। मूल रूप से दिल्ली गाजियाबाद एक मूल केंद्र है। वहां से लड़कियों को शिमला, जम्मू, गोवा और कुछ लड़कियां खाड़ी के देश में ही पाई जाती हैं। तमाम किसी का शोषण, जिसमें यौन शोषण के शिकार भी ये लड़कियां हुई हैं। मानव तस्करी और विशेष रूप से महिला तस्करी पर अगर लगान लगाना है तो एक आमूलचूल परिवर्तन, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एक परिवर्तन होना चाहिए। तो आपने सुना विशेषज्ञ क्या कहते हैं। वहीं राज्य की बात करने के बाद अब जरा देश दुनिया की भी तस्वीर पर नजर डाल लेते हैं। साल 2000 में अधिनियमित अमेरिकी कानून तस्करी पीड़ित शिकार संरक्षण अधिनियम के आधार पर देशों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। भारत को दूसरी श्रेणी में रखा गया है। दूसरी श्रेणी में उन देशों को रखा जाता है जिन्होंने मानव तस्करी के उपायों का पूरी तरह पालन नहीं किया, लेकिन प्रयास कर रहे हैं। वहीं पहली श्रेणी में उन देशों को रखा गया है जहां इन उपायों का पालन पूरी तरह से किया गया हो। अब हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर जारी की गई एक ग्लोबल रिपोर्ट की बात करेंगे। यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, ये रिपोर्ट इस वक्त मेरे हाथ में है, जिसमें हमने इसको हाईलाइट भी किया हुआ है और इसमें जो भी लिखा हुआ है वो भी हम आपको पढ़कर बताने वाले हैं। यहाँ लिखा हुआ है, इन 2018 फॉर एवरी 10 विक्टिम डिटेक्टिव ग्लोबली अबाउट 5 वेयर एडल्ट वुमेन एंड 2 वेयर गर्ल्स, यानी कि हर 10 शिकार में से 5 महिलाएं और 2 लड़कियां इसकी चपेट में आई हैं। इस आंकड़े को देखकर आप समझ सकते हैं कि महिला सुरक्षा का मुद्दा कितना महत्वपूर्ण है। और अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सिंडिकेट या गिरोह कैसे काम करता है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस गिरोह में 1/3 महिलाएं शामिल होने की बात रिपोर्ट्स में कही गई है। ये गिरोह पहले रैकी करते हैं, फिर जिसका अपहरण किया जाना है उसके पास घर ले लिया जाता है और ये महिलाएं वहां रहकर परिवार में घुल मिल जाती हैं। जब परिवार को इन पर पूरा भरोसा हो जाता है, उसके बाद वारदात को अंजाम दिया जाता है। उसके अलावा वो महिला भी गुपचुप तरीके से वारदात के बाद वहां से गायब हो जाती है। कई बार ये महिलाएं कानून की गिरफ्त में आने के बावजूद सबूत न मिल पाने के कारण छूट भी जाती हैं। इसके अलावा ये माफिया गरीब तबके के लोगों की मजबूरी का फायदा उठाने से भी नहीं चूकता। ऐसे परिवार जो अपने बच्चों का भरण पोषण नहीं कर पाते, उनके बच्चों को खरीद लिया जाता है और इस भट्टी में झोंक दिया जाता है। इसके अलावा अब जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं उस पर शायद आप भरोसा भी ना कर पाएं, लेकिन ये सच है।
इसलिए इसका जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। इस समस्या से पीड़ित कुछ महिलाओं को बच्चे पैदा करने के लिए भी मजबूर किया जाता है ताकि उन बच्चों और बच्चियों को इस बाजार में ऊंची कीमतों पर बेचा जा सके। इसके साथ ही इस गंभीर विषय को लेकर हमने बाल संरक्षण आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो से बात करके इस समस्या के कई और पहलुओं के बारे में जानने की कोशिश की है। सुनिएगा वो क्या कहते हैं। मानव तस्करी न केवल दुनिया के सबसे घृणित अपराधों में है, बल्कि अवैध रूप से चलने वाले व्यापारों के दृष्टिकोण से देखें तो हथियारों और मादक द्रव्यों के बाद तीसरे नंबर पर मानव तस्करी है। एक आकलन के अनुसार 15.5 बिलियन का साल भर का मानव तस्करी का अवैध कारोबार है। लेकिन जब हम बच्चों की तस्करी की बात करते हैं तो यहाँ पे आवश्यकता है कि केंद्रीय एजेंसियां समान रूप से दखल देकर बच्चों की तस्करी के प्रिवेंशन पे काम कर सके। जब हम देखते हैं कि देश में कुल 32% जो ट्रैफिकिंग हुई बच्चों की, लड़कियों की, वो वेस्ट बंगाल से हो रही है। 64.3% जो मिसिंग बच्चे हैं वो देश के पूर्वी और उत्तर पूर्वी भाग से हैं। उनमें से भी 12.2% मिसिंग बच्चे जो हैं वो वेस्ट बंगाल से हैं। तो ये हिस्सा ट्रैफिकिंग के लिए प्रॉन है और यहाँ पे सबसे बड़ा गैप जो ये है कि वो सेंट्रल एजेंसीज को ट्रैफिकिंग के मामलों में दखल देने से रोकने की जो एक साजिश है वो गलत है। और हमको ये चाहिए कि सभी एजेंसीज को मिलजुल कर ट्रैफिकिंग के खिलाफ बहुत सख्ती से काम करना चाहिए। तो आपने देखा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम आगे की बात आपको बताने जा रहे हैं, जहां गरीबी, अशिक्षा, बंधुआ मजदूरी, देह व्यापार, सामाजिक असमानता, क्षेत्रीय लैंगिक असंतुलन, बेहतर जीवन की लालसा, सामाजिक सुरक्षा की चिंता, महानगरों में घरेलू कामों के लिए, लड़कियों और चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए बच्चों की तस्करी मानव तस्करी के प्रमुख कारण बताए जाते हैं। कई रिपोर्ट्स में इनका बाकायदा जिक्र भी किया जाता है। इस बाजार के चेहरे इतने हैं कि हर एक का जिक्र यहाँ कर पाना मुमकिन नहीं है। इसलिए अब हम आपको ये बताते हैं कि इन पीड़ितों यानी बच्चों, लड़कियों, महिलाओं और लोगों के साथ क्या किया जाता है और उन्हें क्या करने के लिए मजबूर किया जाता है। यहाँ हम आपको कुछ आंकड़े दिखाएंगे और कुछ ग्राफिक्स यहाँ पर दिखाने जा रहे हैं ताकि आप समझ सकें कि इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ और कैसे कैसे किया जाता है। ड्रग से लेकर हथियारों की सप्लाई में बच्चों को शामिल किया जाता है ताकि किसी को शक न हो। इसके अलावा अगर बात की जाए तो आतंकवादी, माओवादी इन बच्चों को ढाल बनाकर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पुलिस बल ऐसे बच्चों को देख करके पीछे हटने को मजबूर हो जाते हैं, इसलिए इन्हें बतौर ढाल भी इस्तेमाल किया जाता है। महिलाओं और लड़कियों का प्रतिशत हम आपको बता चुके हैं और इन सभी का इस्तेमाल वेश्यावृत्ति में किया जाता है। वहीं छोटी बच्चियां जो इस ट्रैफिकिंग का शिकार होती हैं, उनको वयस्क दिखाने के लिए और इस दलदल में धकेलने के लिए हार्मोन के इंजेक्शन दिए जाते हैं ताकि वो जल्द ही बड़ी दिखाई देने लगें। इसके अलावा अगर बात करें तो बंधुआ मजदूर बनने के लिए भी उनको बाध्य किया जाता है। कई सारे सेक्टर्स में लगातार काम किया जाता है और करवाया जाता है और उनको पूरी पगार भी नहीं दी जाती। कॉरपोरेट सेक्टर में इस तरह के पीड़ितों की बड़ी तादाद है, जहां उनसे घंटों काम कराया जाता है लेकिन उनका मेहनताना उन्हें नहीं मिलता। इसके अलावा अगर बात करें घरेलू कामों के लिए भी इस तरह के जो पीड़ित होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। मेट्रो सिटीज़ में आप इस तरह का दृश्य आमतौर पर देख सकते हैं। इसके अलावा शरीर के अंग निकालकर भी बाजार में बेचे जाते हैं। ये बहुत बड़ा सिंडिकेट है, बहुत बड़ा गिरोह है जिसमें पीड़ितों का तमाम तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही अपंग बनाकर जबरन भीख मंगवाई जाती है। आप किसी ट्रैफिक सिग्नल पर रुकते होंगे या किसी चौराहे पर रुकते होंगे तो जो बच्चे आपके आसपास आपको नज़र आते हैं वो ऐसा नहीं है कि वो कोई भीख मांगने वाले बच्चे हैं या पैदाइशी भीख मांगने वाले बच्चे हैं, बल्कि ये भी पीड़ित हैं और ट्रैफिकर्स का शिकार हैं। इन्हें पूरी योजनाबद्ध तरीके से इस तरह से तैयार किया जाता है। इसके अलावा नशे की लत का शिकार बनाकर कई तरह के अपराध, हत्या, लूट तक की वारदात को अंजाम दिलवाया जाता है। ये तमाम वो पक्ष थे जिनका आपका जानना बेहद ज़रूरी था। और अब आप सोचिए कि कैसे ये पीड़ित नर्क से भी बुरा जीवन जीने को मजबूर हैं, जहां स्वतंत्र देश में रहने के बावजूद उनके पास कोई अधिकार नहीं है। ये सिर्फ हमारे देश या प्रदेश की समस्या नहीं है, बल्कि इस मुद्दे को लेकर पूरी दुनिया को एकजुट होकर सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है।
ये एक सामाजिक मुद्दा है, इसलिए आम जनमानस से लेकर देश के राजनीतिक दलों को सामाजिक परिप्रेक्ष्य में ही इसे देखना होगा। लेकिन तस्वीर इसके उलट नजर आती है। कुछ दिनों के पहले के घटनाक्रम का अगर हम यहाँ जिक्र करें तो बाल तस्करी के मामले को लेकर पश्चिम बंगाल और केंद्र सरकार आमने सामने आ गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था कि ऐसे संवेदनशील और सामाजिक मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, जबकि ये मुद्दा गरीब तबके के पीड़ित बच्चों से जुड़ा हुआ हो। इसके साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों की संलिप्तता और राजनीतिक इच्छा शक्ति में कमी की बात भी बार बार सामने आती रही है। तो ये वो तमाम पक्ष हैं जिनसे हम आपको रूबरू करा रहे थे। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि इस चुनौती का सामना करने के लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं। वर्ग और अपराध की प्रवृत्ति के आधार पर तमाम कानून हमारे देश में बनाए गए हैं। हम भारतीय कानूनों की बात करें तो भारतीय दंड संहिता 1860 के अनुसार मानव तस्करी एक अपराध है। मानव तस्करी के संबंध में अनैतिक तस्करी निवारण एक्ट 1986, बंधुआ मजदूरी रेगुलेशन एक्ट 1986 और बाल श्रम रेगुलेशन एक्ट 1986 कानूनों का प्रावधान करते हैं। वहीं से लेकर मोदी सरकार एक बिल भी लेकर आई। 18 जुलाई 2018 को महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने मानव तस्करी निवारण, संरक्षण और पुनर्वास बिल 2018 को लोकसभा में पेश किया। 26 जुलाई 2018 को बिल एक सदन में पारित हो गया। बिल तस्करी के शिकार लोगों के बचाव, उन्हें छुड़ाने और उनके पुनर्वास का प्रावधान करता है। इसके साथ ही इस बिल के अनुसार अगर किसी पीड़ित ने ऐसा कोई अपराध किया है जिसकी सज़ा 10 वर्ष से अधिक है तो उस पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। पॉस्को एक्ट भी इसके साथ एक प्रावधान है। और इसके अलावा अगर ये मामले आदिवासी या अन्य जो अनुसूचित जातियां हैं उनके साथ पेश आते हैं तो एससी एक्ट का भी प्रावधान किया गया है। इसके अलावा मानव तस्करी के मामलों को लेकर NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, AHTU यानी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट जैसी संस्थाएं लगातार काम कर रही हैं। बावजूद इसके कई NGO ये कहते हुए भी नजर आते हैं कि सरकारी आंकड़ों की तुलना में मामले कई गुना ज़्यादा हैं, क्योंकि अधिकांश मामलों की रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती। मध्य प्रदेश में सरकार ह्यूमन ट्रैफिकिंग और महिला सुरक्षा के मुद्दे को लेकर बेहतर काम कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पहल ऑपरेशन मुस्कान के सकारात्मक परिणाम नजर आ रहे हैं। कई बंधकों को रेस्क्यू भी किया जा चुका है। प्रदेश का नया बना जिला निवाड़ी भी इस मुहिम में लगातार सक्रिय है, जहां इस ऑपरेशन को लेकर बेहतर परिणाम सामने आए हैं। ऑपरेशन मुस्कान में पिछले 7 से 8 वर्षों से लापता नाबालिग बालिकाओं को दस्तयाबी के लिए अभियान चलाया गया जुगाड़ी पुलिस द्वारा। इस दौरान हमने राजस्थान, गोवा, गुजरात, भुज, बलिया, उत्तर प्रदेश, झारखंड, चाईबासा और ये दरभंगा, बिहार, इन सभी स्थानों से पिछले 15 से 20 दिनों में 20 नाबालिग बालिकाओं को दस्तयाब किया है और आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। आरोपियों की गिरफ्तारी का जुडिशियल रिमांड पर भेजा गया है और नाबालिग बालिकाओं को उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं जबलपुर में भी ये मुहिम लगातार जारी है। अभियान की सफलता के साथ ही इस समस्या से बचाव को लेकर IG भगवत सिंह चौहान ने अपना अनुभव बंसल न्यूज़ के साथ साझा किया। सुनिएगा वो क्या कहते हैं। हमने एक एक प्रकरण को बड़ी बारीकी से स्टडी किया है, उस पर टीम बनाई है और उसको वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा फॉलोअप किया गया है। फॉलोअप करने से हमको बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। तो नागपुर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इवन साउथ में भी तमिलनाडु, बेंगलोर, चेन्नई, अहमदाबाद, बड़ौदा से भी काफ़ी हम लोग लड़कियों को बरामद करके लाए हैं। हमको ये इंटरनेट और फेसबुक, मोबाइल फ़ोन, व्हाट्सएप चैटिंग, इन सब से हमको बचना चाहिए। माता पिता से, अभिभावकों से मेरा अनुरोध है कि अपने बालकों पे वो पैनी नज़र रखें और मोबाइल का दुरुपयोग बच्चे लोग ना कर पाएँ, उस पर हमको सतर्क रहना चाहिए। तो आपने सुना कि अधिकारी क्या कहते हैं। वो लगातार इस मुद्दे पर काम कर रहे हैं, इसलिए हमने उनकी प्रतिक्रिया जानी ताकि ज़मीनी हकीकत जानने के साथ ही आपको समस्या आने से पहले सचेत किया जा सके। मैंने आज के इस एपिसोड की शुरुआत जिस शेर के साथ की थी उसके मायने शायद आपको इस रिपोर्ट को देखने के बाद समझ आ गए होंगे। यहाँ कब किसकी बारी आ जाएगी कोई नहीं जानता, इसलिए आपको अपने घर परिवार के साथ समाज की फिक्र करने की बहुत ज़रूरत है।
भारत युवाओं का देश है। ऐसे में अगर आप ठान लें तो बहुत कुछ बदलाव किया जा सकता है। हमारे देश में इंसानी जज्बातों का, सामाजिक भावनाओं का बहुत महत्व है और इसी का फ़ायदा ये माफिया उठाता है। इसलिए हम आपसे अपील करते हैं कि इस तरह की मौसी, बुआ, चाची से अपने बच्चों को दूर रखें जिनको आप नहीं जानते। हमारा उद्देश्य सामाजिकता के ताने बाने को तोड़ना कतई नहीं है, क्योंकि हर बार ऐसा ही हो ये भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपका सतर्क रहना बेहद ज़रूरी है। उम्मीद है हमारी बात आप तक पहुंच गई होगी। इस एपिसोड को लेकर अपने विचारों से हमें ज़रूर अवगत कराएं। आपके सुझावों का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। इस विशेष पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात आपके जीवन से जुड़े एक नए और अहम मुद्दे के साथ। नमस्कार।